आज हम अर्थशास्त्र में वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों की चर्चा करेंगे। अर्थात वाणिज्यवादी दर्शन के मुख्य तत्व कौन कौन थे, इसके बारे में पहले जानेंगे और फिर जानेंगे वाणिज्यवादियों के राष्ट्र संबंधी विचार, और इसके बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नीतियों पर इन वाणिज्यवादियों का क्या प्रभाव था। तो वाणिज्यवादियों के दर्शन का मुख्य सार भौतिकवाद में निहित है। उसका विश्वास था कि आर्थिक परिस्थितियों का व्यवस्थापन एवं नियंत्रण मनुष्य द्वारा किया जा सकता था। उनको मनुष्य की योग्यता में पूर्ण विश्वास था और वे समझते थे कि मनुष्य में अपनी परिस्थितियों के बंधनों को तोड़ने की अपूर्व शक्ति होती है। लॉक्स ने कदाचित ये स्वीकार किया था कि मनुष्य पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वाणिज्यवादियों के दर्शन की दूसरी विशेषता एवं उनका स्वहित का सिद्धांत है। उनका विचार था कि मनुष्य सदैव ही न्यूनतम बलिदान के सिद्धांत से प्रभावित होता है और उसकी सभी क्रियाएं स्वयं हित से प्रेरित होती हैं। हॉबर्स का भी कथन है कि मनुष्य सभी बातों को अपने लाभ की दृष्टि से करता है। इसी प्रकार से फोर्टरी ने भी कहा है कि मनुष्य के सब कार्य तर्क की अपेक्षा हित से अधिक नियंत्रित होते हैं और अधिकांश मनुष्य लाभ की आशा के वशीभूत होते हैं। इसलिए वाणिज्यवादियों का विश्वास था कि राज्य और शक्ति के हितों में पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है। फोर्टरी ने स्पष्ट कह दिया था कि व्यक्तिगत लाभ बहुधा सार्वजनिक हितों में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। चाइल्ड का भी कथन था कि व्यापारी और राजा दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार वाणिज्यवादियों के विचारों में निराशावाद की झलक दिखाई देती है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वाणिज्यवादियों के राष्ट्र संबंधी विचार कौन कौन थे। तो वाणिज्यवादी समझते थे कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन को नियमित करने तथा उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सर्वशक्तिमान है। उनके अनुसार राज्य स्वामी है और मनुष्य उसका सेवक है। वो राष्ट्रीय एकता पर जोर देते थे, जिसका अभिप्राय ये था कि राज्य की शक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक तथा भौगोलिक साधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए। इसलिए वे चाहते थे कि सभी मनुष्य राज्य के निर्देशन में कार्य करें। उनका विश्वास था कि राज्य की प्रत्येक वस्तु के नए सिरे से व्यवस्था करने का अधिकार होता है। यहाँ तक कि नैतिकता और न्याय का पुनर्गठन भी राज्य द्वारा किया जा सकता है। वे युद्ध को एक स्वाभाविक घटना समझते थे। उनके मत के अनुसार युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक था कि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जाए। व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए राज्य का शक्तिशाली होना आवश्यक था। इसलिए लगभग सभी वाणिज्यवादी लेखकों का कहना था कि विश्व के आर्थिक साधन सीमित होने के कारण आर्थिक नीति का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जिससे राज्य की शक्ति बढ़ती जाए। हैक्सर के शब्दों में भी अगर बात करें तो भी कहते हैं कि राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वाणिज्यवादी का उद्देश्य निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। किंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह विचार इस विश्वास पर आधारित था कि विश्व के आर्थिक साधन सीमित होते हैं। इसी ने मौलिक अशांति उत्पन्न की थी, जिसने अनंत व्यापारिक युद्धों को जन्म दिया था। इन दोनों बातों का एक साथ रखने से ये अर्थ निकलता है कि देश विशेष की स्थिति तभी बदल सकती है और वह उसी समय उन्नत के पथ पर अग्रसर हो सकता था जबकि वह अन्य देशों से धन प्राप्त करे। यही वाणिज्यवादी में शोकजनक की बात थी। वाणिज्यवादियों के युग में व्यापारियों का बोलबाला था और उनका हित राज्य के हित में निहित था। वाणिज्यवादी वह युग धर्महीनता, भ्रष्टाचार और कुंठित बुद्धि से परिपूर्ण था। इसी कारण से एडम स्मिथ ने इनकी कटु आलोचना की थी। इस युग में इतने अधिक कानून बने थे कि ऐसा लगता था कि राष्ट्रीय हित में आर्थिक क्रियाओं के निर्देशन और नियमन की एक प्रणाली स्थापित करने की चेष्टा की गई हो। वास्तव में अनेक वाणिज्यवादी लेखक या तो व्यापारी थे या सरकारी नौकरी में लगे हुए थे। इसलिए स्वाभाविक ही था कि राजा के विचारों का समर्थन करें। वाणिज्यवादियों ने राज्य को इतना अधिक महत्व दिया था, इसका अर्थ यह था कि राज्य विभिन्न उद्योगों को निरीक्षण करे,
अर्थात परिस्थितियों के अनुसार कुछ उद्योगों की प्रगति को रोके और दूसरे उद्योगों को प्रोत्साहन दे। कोई भी क्षेत्र ऐसा न था जिसमें राजा हस्तक्षेप न करता हो। जब कोई किसी निजी व्यवसाय राज्य की नीति के अनुकूल नहीं होता था तो उसमें राजा का हस्तक्षेप न्यायसंगत समझा जाता था। इसी प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में भी राज्य विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगाकर आयात को नियंत्रित कर सकता था और घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके निर्यातकों को प्रोत्साहन दे सकता था। अतः वाणिज्यवादियों का विश्वास था कि शक्तिशाली सरकार द्वारा ही राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता था। प्रोफेसर ग्रे ने राज्य संबंधी वाणिज्यवादी विचार का उल्लेख बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। वे कहते हैं कि सभी योजनाओं में वाणिज्यवादी एक ऐसा उदार पैतृक सरकार स्थापित करना चाहते थे जिसमें हर स्थान पर हस्तक्षेप करने का पर्याप्त बुद्धि हो। वाणिज्यवादी सर्वव्यापक एवं निरंतर चलती रहने वाली सरकारी क्रियाओं को जन्म देने के लिए एक नीति थी। सामान्य कल्याण को बढ़ाने की दृष्टि से कोई भी ऐसा कार्य न था जो सरकार न कर सकती हो और उसे न करना चाहिए। इस तरह से हम अब सरकारी नीतियों पर वाणिज्यवादियों का प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो उस काल में अर्थात वाणिज्यवादियों के काल में राज्य की नीतियां का इन विचारों के अनुसार ढलना स्वाभाविक ही था। कृषि को प्रोत्साहित करने तथा नौ परिवहन को नियमित करने तथा डबल रोटी और शराब के मूल्य को नियमित करने के लिए बहुत से नियम बनाए गए थे। फ्रांस में कालबर्ट के युग के से उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण की कोई सीमा न थी। राज्य किसी प्रकार से भी निर्माणकर्ताओं के साधनों का विक्रय कर सकता था। वो ये भी निश्चित करता था कि किस व्यक्ति को काम पर लगाया जाए और किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार की सामग्री लगाई जाए और उत्पादन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए। उत्पादन भी कानूनों द्वारा निर्धारित होता था और व्यक्तियों की मांग के लिए कोई स्थान न था। ऐसे ही अनेक नियम बनाए गए थे। उनका वर्णन हम संक्षेप में धीरे धीरे यहाँ करते हैं। पहला था कि उद्योग तथा व्यापार संबंधी कुछ नियम बनाए गए थे वाणिज्यवादियों द्वारा। उनका क्या प्रभाव था? वाणिज्यवादियों के काल में उत्पादन क्षमता को अधिकतम बनाए रखने के लिए जो कानून बनाए गए थे, जो उपाय किए गए थे और उनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राकृतिकरण संबंधी नियमों, धार्मिक सहिष्णुता, श्रमिकों तथा करगों को काम में लगाने की स्वतंत्रता, निर्धनों की सहायता और शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए उपाय शामिल थे। दूसरे पॉइंट में था कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को न्यायालयों की स्थापना, सूद के भुगतान को स्थगित करने की सुविधाएं, समुद्र पर पर्याप्त मात्रा में जहाजों इत्यादि का प्रबंध करना आदि किए गए उपाय थे। और तीसरे उपाय थे कि दूसरे देशों को ये सिद्ध करने के लिए कि हमसे व्यापार करने में ही उनका लाभ है, अनेक प्रकार के उपाय किए गए। अब दूसरा इसी में संरक्षण, कैसे संरक्षण आंतरिक उद्योग को दिए गए। तो वाणिज्यवादियों के काल में विभिन्न उद्योगों का संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य श्रमिकों के हितों को अग्रसर करना था अथवा उत्पादकों को देश में वस्तुओं के विक्रय की सुविधाएं प्रदान करना था। विभिन्न दिशाओं में उद्योगों को स्थापित करना और सभी वर्गों को रोजगार प्रदान करना नहीं था, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापार संतुलन अनुकूल बना रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके देश को कम से कम भुगतान करना पड़े। कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्कों आदि का उपयोग किया गया था ताकि विदेशों को उनका निर्यात हो सके और अन्य देशों से अधिक धन प्राप्त हो सके। इसी तरह से अगला पॉइंट था जो मुद्रा तथा भूमि बैंक की योजनाएं वाणिज्यवादियों द्वारा लागू की गई थी और सरकारी नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वाणिज्यवादियों के मुद्रा संबंधी विचारों से भूमि बैंक योजनाओं के निर्माण में सहायता मिली थी। ये योजनाएं मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा निर्मित की गई थी जिनका ये मत था कि चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से निर्माण उद्योगों तथा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बर्बान भी कहते हैं कि कानून के कारण ही मुद्रा में मूल उत्पन्न होता है। फ्रांस में लॉ ने और इंग्लैंड में चैम्बरलिन, ब्रिस्को, बर्बान तथा एसगिन ने भूमि बैंक योजनाएं चालू की थीं। यहाँ ये बताना अनुचित न होगा कि भूमि बैंक संबंधी आंदोलन सच्चे वाणिज्यवादियों द्वारा चालू नहीं किया गया था,
बर्मन और लॉ, जो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, मुख्यतः वाणिज्यवाद के आलोचक थे। ये आंदोलन वाणिज्यवादियों ने प्रारंभ किया, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भूमि को महत्व देने की बात पूर्णतः वाणिज्यवादी विचारों से मेल नहीं खाती है।